सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम आरएसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूनियर इंजीनियरिंग के लिए लगाएंगे। इससे पहले गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था क्वेश्चंस जो भी थे। 3 लेक्चर में, टोटल 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर्स में मैंने पूरा का पूरा आरएसी आरएसी मैंने आपको पढ़ा दिया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वीडियो के अंदर भी बताया कि कहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जो लास्ट हमारा साइकोमेट्रिक वाला जो टर्म्स हमने पढ़ा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और वो अभी आप देखोगे। क्लियर है? तो जनरली 2 ही चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया आरएसी में। आरएसी में जनरली 4-5 चैप्टर हैं अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे देखोगे। बट अगर हम अपना सिलेबस देखा जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप आर एसएससी जेई के लिए देख लें, एसएससी जेई के लिए देख लें, या आरआरबी जेई के लिए देख लें, ठीक है, या कोई भी ऐसे नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम देख लिया जाए गेट वगैरह छोड़कर, तो आप देखोगे कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, 2 चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, उसी वही 2 चैप्टर के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वही सारे क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में लगाएंगे। तो आज मेरे पास गाइस काफी अच्छे कलेक्शंस हैं क्वेश्चंस के। आप देख सकते हो काफी अच्छे कलेक्शन है। टोटल मेरे पास 69 के आसपास 69 के आसपास क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। काफी क्वेश्चंस रिपीट भी हुआ है, वो सब कुछ स्किप करूंगा क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो थोड़ा सा होने वाला है लंबा, तो हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। तो गाइस, अब हम आरएसी खत्म कर लेंगे। ये लास्ट वीडियो है। तो हमने थर्मोडायनेमिक खत्म किया, थर्मोडायनेमिक के बाद हमने आरएसी खत्म किया। सब थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। उसके बाद गाइस हम एचएमटी खत्म करने वाले हैं। तो ये भी जनरली 2 चैप्टर हैं और 3 से 4 वीडियो के अंदर एचएमटी भी हमारा खत्म हो जाएगा। हो सकता है 2 वीडियो में ही मैं खत्म करा दूं एचएमटी, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए गाइस, लेट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो 2 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। खासकर दूसरा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्विवेलेंट टू, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना होता है। हमने जब बात देखा था कि रेफ्रिजरेटर में जनरली हम टन से बात करते हैं। 1 टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए घर में, 1.5 टन का चाहिए या 2 टन का चाहिए, इस तरीके से बात करते हैं। तो जनरली 1 टन में ये क्या है? ये पावर कंजप्शन ही तो है भाई। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है 3.5 किलोवाट। आरएसी जब शुरू किया था पहले लेक्चर में, उसी दिन आपको ये चीज बताया था। तो इससे ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखोगे गाइस, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट at a rate of 360 kilojoule per minute. If the required power input to the refrigerator is 2 kilowatt, the COP of the refrigerator. तो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो याद करो, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। तो गाइस, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में जो 4 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये क्या बोला? फूड कंपार्टमेंट। मतलब क्या है कि आपका ये फ्रिज का कंपार्टमेंट है जिसमें आप फूड रखे हो। ठीक है, इसका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और ये आपका हो गया रेफ्रिजरेटर, ये हो गया कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? कंडेंसर। कंडेंसर के बाद यहाँ हो जाता है एक एक्सपेंशन, और इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर बनता है। तो ये यही होता है इवापोरेटर। तो ये हमारा मेन फ्रिज, ठीक है, इसके अंदर फूड रखा है, 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके आपको रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है। बट एक चीज और देखो, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट अ रेट ऑफ इतना, तो क्यू का जो हीट कितना रिमूव हो रहा है, जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसमें से जो हीट निकल रहा है, फूड में से आपके हीट जो निकल रहा है, जो हीट यहाँ से निकलेगा, रिजेक्ट होगा इवापोरेटर चैम्बर से, वो दिया हुआ है 360 किलो जूल पर मिनट दिया है ना। जल्दी से इसको क्यूआर को पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जूल पर सेकंड वाट, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा आगे का जो किलो वाट में दिया हुआ है, तो हम कन्वर्ट करेंगे ना, 360 अपॉन 60, इसको सॉल्व करो तो आपका जो आएगा 6 किलोवाट के आसपास। तो क्यू आर की वैल्यू निकल गई। और जो इफ द रिक्वायर्ड पावर, पावर आउटपुट या पावर इनपुट, यस पावर इनपुट, जो पावर आप दे रहे हो जिससे रेफ्रिजरेटर चल रहा है, वो है 2 किलो वाट का। इस फिगर को इस तरीके से भी समझ सकते हैं गाइस। ये हमारा सिंक हो गया, क्लियर है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, और ये हमारा हो गया सोर्स। क्लियर है? अब ये यहाँ सिंक में हमारे क्या है? फूड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे फूड रख के इसका टेम्परेचर टारगेट 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। इसमें से एक हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्यू आर। कब रिजेक्ट हो रहा है? जब आप इसमें वर्क इनपुट दे रहे हो। वर्क इनपुट दे रहे हो तो क्यू आर रिजेक्ट हो रहा है, और फिर ये
जो कि इसमें चला जा रहा है। तो क्या होगा, इससे जो सीओपी का फॉर्मूला होता है, सीओपी निकालना है ना, सीओपी क्या होता है, जो भी पावर आप देते हो पहले नीचे, पावर कितना दे रहे हो, 2 किलोवाट पावर दे रहे हो, उससे डिजायर्ड इफेक्ट कितना चाहिए आपको, आप हीट कितना रिजेक्ट करना चाहते हो, 360 किलो जूल, जिसको कन्वर्ट किया था हमने 6 किलोवाट। तो दिस कटा आंसर 3। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। और सीओपी की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि किलोवाट किलोवाट कट गया, तो ये सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो है हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ बेल कॉलमैन साइकिल, अ बेल कॉलमैन साइकिल इज रिवर्स जूल साइकिल। तो गाइस याद कीजिए, जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है एक्चुअल वो जूल साइकिल का रिवर्स काम करता है ना। जो बेल कॉलमैन, उसी को बेल कॉलमैन साइकिल भी कहते हैं, उसी को रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जो टर्म्स है ना, बेल कॉलमैन साइकिल और जूल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गाइस यहाँ से बन जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, अगर हल्का सा भूले तो आप कारनोट वगैरह में मार दिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखना, कारनोट अलग चीज है, कारनोट का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, बट कारनोट एक अलग चीज है। जनरली रेफ्रिजरेटर प्रोसेस में बात हो रहा है तो बेल कॉलमैन साइकिल और उसका रिवर्स बेल कॉलमैन का नाम, दूसरा नाम होता है रिवर्स जूल साइकिल, जिसपे हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रॉटलिंग डिवाइस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। यहाँ तो ऑप्शन आपका टिक मारा तो आप तुरंत बता दिए, क्यों होता है वो जानना जरूरी है। तो गाइस अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये एंथैल्पी, एंथैल्पी, दिस इज पी, ओके। अब इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, प्रेशर और एंथैल्पी का डायग्राम बनाया एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग के लिए, तो ये हो गया हमारा वो लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन, ये अपनी क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा साइकिल बनता है ना। तो अगर ये प्रोसेस ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ध्यान से देखो, 1 से 2 क्या हो रहा है, 2 से 3 क्या हो रहा है, 2 से 3 कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है। 3 से 4 कंडेंसर, और 4 से 1 क्या होता है, कंडेंसर के बाद क्या आता है रेफ्रिजरेटर में, एक्सपेंशन। तो 3 4 से 1 एक्सपेंशन, तो ये लाइन स्ट्रेट है ना, ये कौन सी लाइन है, एंथैल्पी। तो आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी कांस्टेंट है ना 0.4 और 0.1 पे, तो ये एक्सपेंशन कौन से प्रोसेस पे होता है, आइसेंथैल्पिक, कांस्टेंट एंथैल्पी पॉइंट पे। तो कांस्टेंट एंथैल्पी को ही हम लोग बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर रेफ्रिजरेटर इज प्रिफरेबली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बिकॉज, याद कीजिए पहले लेक्चर में ही बताया था, एयर का हम जनरली एयरक्राफ्ट वगैरह में एयर रेफ्रिजरेशन क्यों यूज करते हैं, क्यों हम अपना दूसरा रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते हैं, हम एज अ रेफ्रिजरेंट एयर का यूज क्यों करते हैं। हम कोई जो हमारा नाइट्रोजन है, अमोनिया है, इन सब का, कार्बन डाइऑक्साइड है, सीएफसी है, R22 है, उन सब का यूज क्यों नहीं करते गाइस, उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम एरोप्लेन बना है, उसको उड़ानी है हवा में, तो हम तो चाहेंगे कम है। तो एयर की बात करें, एयर तो हमें ऊपर ही मिल जाएगा, स्टोर करके ले नहीं जाना है। तो इट्स वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज लो, दिस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सबसे बेस्ट आंसर है इसका, कि वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज लो। वेट की बात किया जाए और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, तो एयर सबसे बेस्ट है। अब हाँ, अगर आप एयर की जगह पे कोई और फ्लूइड यूज करते हो, हाँ आपको ठंडा काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है, बट भाई उतना स्टोर करने से आपकी एरोप्लेन की वेट नहीं बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी सबसे बेस्ट आंसर है इसका। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब कूलिंग इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल, सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, लेक्चर 2 जो मैंने बनाया है आरएसी में, उसमें आप पढ़ोगे सब कूलिंग डज नॉट इफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। तो गाइस एक सब कूलिंग प्रोसेस ही है। अगर आपको मैं डायग्राम बना के बता देता हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए वो चीज। तो गाइस ये फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम फॉर, गाइस अपन ने एक चीज पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग इफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के परफॉर्मेंस पे कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सक्शन प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर।
सक्शन प्रेशर के इफेक्ट में हमने क्या देखा था? सक्शन प्रेशर के इफेक्ट में हमने देखा, सक्शन प्रेशर में गाइस हमने देखा था जो इवापोरेटर है, देखो ये इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन है ना। जो इवापोरेटर वाला पार्ट था, अगर सक्शन प्रेशर को अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो जनरली यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेशर है ना, सक्शन प्रेशर को मैंने कम कर दिया, तो सक्शन प्रेशर को डॉटेड जो लाइन है ना, तो प्रेशर चेंज करने पे पहले ये प्रेशर था, ठीक है, अगर ध्यान से देखिए ये प्रेशर था पहले, प्रेशर को जब मैंने कम किया, सक्शन प्रेशर को कम किया, यही हुआ ना इवापोरेटर। तो हम देखेंगे कम करने से क्या हो रहा है, ये जो हमारा पहले वर्क के लिए कितना, पहले इतना यहां से इतना ही सा लग रहा था, यही ना कंप्रेसर वर्क हम यहीं पे देते हैं ना, यहीं पे तो वर्क इतना सा ही वर्क देना पड़ रहा था, प्रेशर कम करने से अब हमें इतना वर्क देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉस, यहाँ पे हमको सीओपी बढ़ने की बजाय सीओपी और कम होने लगी, बिकॉज सीओपी का पूरा सीओपी का जो रिलेशन होता है वो वर्क इनपुट से हो रहा है। अब ज्यादा पावर आप खर्चा कर रहे हो और कम सीओपी मिल रहा है तो भाई आपको कोई मतलब नहीं। सक्शन प्रेशर में हमको ये दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हमने देखा डिलीवरी प्रेशर। डिलीवरी प्रेशर मतलब कंडेंसर, कंडेंसर का प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो कंडेंसर का प्रेशर जब हमने इंक्रीज किया था, तो कंडेंसर का प्रेशर इसको ऐसे इंक्रीज किया, ये लाइन इस तरीके से बना और ये डॉटेड। तो कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करने, पहले वर्क इतना लग रहा था, अब फिर से वर्क ज्यादा, इसमें भी वर्क ज्यादा लग रहा है, वर्क ज्यादा लग रहा है, बट जो इवापोरेटिंग इफेक्ट है वो उतना का उतना ही है। तो हमारे काम का सेकंड पॉइंट भी जो था कि कंडेंसर में प्रेशर का चेंजेस करना, उससे भी कुछ नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट हमने उसमें फिर पढ़ा था सुपर हीटिंग। अगर हम सुपर हीटिंग कर देते हैं, अगर हम सुपर हीटिंग कर देते हैं, इस केस में क्या होता है वर्क और परफॉर्मेंस पे। सुपर हीटिंग में गाइस हमने देखा था, क्या किया था सुपर हीटिंग के लिए, इस फिगर में देखिए, तो ये मैंने बनाया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये हो गया हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो सुपर हीटिंग का मतलब क्या होता, अपना इवापोरेशन इफेक्ट को बढ़ाना। तो इवापोरेटिंग वाला जो पार्ट है सुपर हीटिंग में हमने क्या किया, लिक्विड को थोड़ा एक्स्ट्रा सुपर हीट किया, तो उससे क्या हो गया, ये हमारा लाइन थोड़ा आगे आ गया। ये लाइन आगे आने से हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इवापोरेशन नहीं हो रहा है ना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो गया। ये तो अच्छी बात है, सुपर हीटिंग करने से हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है बढ़ रहा है। बट गाइस एक चीज और, फिर ये लाइन ऐसे, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये लाइन ऐसे बनेगा, पहले वर्क इतना सही लग रहा था, अब वर्क और ज्यादा। तो यहाँ पे गाइस सीओपी मतलब इवापोरेटिंग इफेक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, बट वर्क इनपुट भी तो गाइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं था सुपर हीटिंग। और जो फोर्थ था हमारा गाइस, फोर्थ और ये जो लास्ट हमारा था, फाइव थे एक्चुअली, सब कूलिंग। सब कूलिंग, ठीक है, सब कूलिंग इफेक्ट। सब कूलिंग में हम लिक्विड को थोड़ा सा एक्सपेंशन के टाइम पे, कंडेंसर से जब हमारा लिक्विड निकलता है तो एक्सपेंशन में जब वो घुसता है तो एक्सपेंशन से पहले हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज लगा के और सुपर हीटिंग कर देते हैं। तो कंडेंसर में जब वो हमारा लिक्विड घुसा, कंडेंसर से निकलने से पहले उसमें हमने एक और डिवाइस लगा दिया जिससे थोड़ा सा और ठंडा हो गया लिक्विड, और ठंडा हुआ लिक्विड, तो लिक्विड इस पॉइंट पे आने की बजाय लिक्विड इस पॉइंट तक आ गया, ठंडा हो गया ना, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, लिक्विड इस पॉइंट यहाँ से फिर नीचे आ जाना चाहिए था, तो हमने एक डिवाइस लगाया जिससे और ठंडा हो गया, तो और पीछे चला गया, लाइन पीछे चला गया तो इस पॉइंट तक चला गया, उसके बाद नीचे आया। तो ध्यान से देखो, पहले इवापोरेटर जोन यहाँ से यहीं तक था, अब इवापोरेटिंग का जोन जो है इतना ज्यादा हो गया, और इतना करने से वर्क भी तो पहले जितना था अभी भी वर्क इनपुट भी तो उतना ही है कंडेंसर का। तो ये जो सब कूलिंग इफेक्ट था, ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर माना जाता है इसको, सब कूलिंग इफेक्ट। और जो पांचवा गाइस था, ये मैं अभी आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी और क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। पांचवा जो था सक्शन टेम्परेचर एंड कंडेंसर टेम्परेचर। सक्शन का जो टेम्परेचर को चेंज करने पे या कंडेंसर के टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता था। तो हम देखते थे गाइस कि अगर इस तरीके का दो फिगर बनता है, जो पहला फिगर है गाइस, ये जो लाइन है ये सीओपी बताता है, क्लियर है, जो कि आप देखो क्योंकि हम ये जो एक्स एक्सिस है ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, तो जैसे जैसे आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सीओपी क्या हो रहा है, सीओपी भी आपका इंक्रीज हो रहा है ना, सीओपी पहले इतना था, सीओपी भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो सीओपी इंक्रीज होता जा रहा है, और वैसे वैसे आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है ना, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी का लाइन, ये सीओपी का लाइन इंक्रीज हो रहा है। बट सेम अगर आप कंडेंसर का टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कंडेंसर का टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इधर से इधर की ओर डिक्रीज जा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सीओपी आपकी इंक्रीज हो रही है, सीओपी
डिक्रीज करे तो सीओपी ऊपर की ओर चल जाएगा ना, सीओपी भी इंक्रीज हो रहा है और रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है गाइस कि जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, रेफ्रिजरेटिंग टेम्परेचर को बढ़ाने से और जो कंडेंसर का जो टेम्परेचर है उसको घटाने से सीओपी हमारा इंक्रीज होता है। फिफ्थ हमारा ये था, तो ये भी काफी अच्छा था और ये भी काम कर रहा था। तो 4 और जो फिफ्थ पॉइंट है यही हमारे काम का है। बाकी का क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं, तो सारे फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको माइंड में बसा होना चाहिए। वीडियो को जाकर देखें तुरंत, अगर और भी अच्छे से जानना है। यहाँ पे मैं और भी डिटेल में आपको नहीं बता पाया कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जनरली। तो कौन सा ऑप्शन मारा जाए टिक यहाँ पे? सबसे अच्छा ऑप्शन जो है सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल डज नॉट इफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क, पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इवापोरेटर की इफेक्ट है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सबसे सही ए है। अब आखिरी देखिए, लोअरिंग द इवापोरेटर प्रेशर इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है, ध्यान दीजिए लास्ट फिफ्थ पॉइंट वाला। अगर इवापोरेटर सॉरी सेकंड हमने देखा था ना, इवापोरेटर सबसे पहला ही आई थिंक देखा था, पहला जो रूल है इवापोरेटर का प्रेशर को कम करना, लोअरिंग द इवापोरेटर प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम जब पहले ऐसा था ना, साइकिल पहले ऐसा था और जब हमने प्रेशर कम किया तो ये ऐसा बन गया। प्रेशर कम करने से भाई वर्क तो बढ़ गया, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, तो वर्क डन ज्यादा लगने लगा, वर्क डन ज्यादा लग रहा है और डिक्रीज इन सीओपी। सीओपी भैया क्या और भी सीओपी क्या हो, कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सीओपी क्यों कम होता है, सीओपी तो वैसे देखने में तो सेम लग रहा है बट वर्क इनपुट आपका ज्यादा हो रहा है ना, तो वर्क इनपुट ज्यादा हो रहा है तो सीओपी एज कंपेयर टू पहले कम ही हो रहा है ना गाइस। तो ऑप्शन ए सबसे बेस्ट आंसर है इसका। ओके 1.8 इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में ही, अमोनिया और वाटर का जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम बनाते हैं उसमें अमोनिया इज एब्जॉर्बेंट एंड वाटर इज रेफ्रिजरेंट, या फिर अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट और वाटर इज एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो पढ़ा था उसमें क्या होता है, एक तो एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एक जो अमोनिया और वाटर दो यूज कर रहे हैं ना, एक क्या करता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है, एक एब्जॉर्बेंट होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एक होता है क्या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देना। तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही है? सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट। यस, जो फ्लूइड है, जो रेफ्रिजरेंट आप यूज करोगे वो अमोनिया होगा, ठीक है, और वाटर क्या, वाटर एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा, जो हीट को यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट से, ठीक है। तो अमोनिया इज अ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज अ एब्जॉर्बेंट। और भी डिटेल में जानने के लिए गाइस वीडियो एक बार जरूर देखें जाकर, ठीक है। प्लेलिस्ट में आरएससी, एसएससी जी, आरआरबी जी के नाम से बना रखा हूँ, वहां पे देख सकते हो। गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हमारे चैनल पे आपको जॉब से रिलेटेड, मैकेनिकल जॉब से रिलेटेड अपडेट वगैरह भी सारे कुछ मिलते रहते हैं। जो भी जॉब आता है सबसे पहले कोशिश करता हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को गाइस जरूर क्लिक करें। मैं अपना स्टैटिस्टिक देखता हूं तो बेल आइकन को बहुत कम लोग करते हैं, जहां उस चक्कर में मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले गाइस, ताकि जो भी जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियोस वगैरह डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज बाय रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिलेंडर एट द, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर गाइस रिसीवर, रिसीवर सबसे अच्छा है। तो कोई भी रेफ्रिजरेशन प्लांट है और अगर रेफ्रिजरेंट खत्म हो रहा है, आपका जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड है खत्म हो रहा है, उसको किस तरीके से दोबारा सिलेंडर में काटते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ रिसीवर, रिसीवर की हेल्प से हम उसको दोबारा चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे गाइस फ्रिज वगैरह में भी रिसीवर की हेल्प से ही हम करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। तो गाइस ड्यूरिंग कूलिंग साइकिल कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान, फिगर याद कीजिए, पीएच प्रेशर या टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, प्रेशर एंड फेस चेंज होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज होता है, फेस एंड फ्लो चेंज होता है, या फ्लो एंड प्रेशर चेंज होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, आपको याद क्या करना है, टेम्परेचर और एंट्रोपी वाला डायग्राम याद करो। टेम्परेचर एंट्रोपी का डायग्राम याद करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी स्टैंडर्ड जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें क्या होता है। तो गाइस ऑप्शन बी, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज योर राइट आंसर। कैसे? तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे गाइस, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है दिस,
ओके, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज आपका एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखो कि इन कूलिंग प्रोसेस कहाँ, यही है ना इवापोरेटर में, तो इवापोरेटिंग में। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को ध्यान देना। क्यों इस पार्ट को ध्यान देना है गाइस, यही तो सबसे मेन पार्ट है। कंडेंसर से देखो, कंडेंसर से लिक्विड पानी के कारण, हवा के कारण ठंडा होकर जब वो एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, तो एक्सपेंशन में जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसके कारण वो और ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है फिर तो इवापोरेटर में जाएगा तब तो ठंडा करेगा, टेम्परेचर कम ही नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। तो एक्सपेंशन वाले में तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ चेंजेस। तो गाइस थर्मोडायनामिक में भी मैंने आपको बताया था, जब भी एक्सपेंशन वाला पार्ट है, एक्सपेंशन या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है, ये क्या है, ये थ्रॉटलिंग ही प्रोसेस तो हो रहा है गाइस, थ्रॉटलिंग ही तो हो रहा है। कंडेंसर जो लिक्विड फिर घूम कर आता है थ्रॉटलर में जाता है, थ्रॉटलिंग से होने के बाद तो इवापोरेटर में जाता है ना। तो थ्रॉटलिंग में जब जाएगा तो क्या हो, टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है, और प्रेशर भी कम होता है। क्लियर है, प्रेशर कम होगा, एक चीज याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं वीडियो में बताया कि नहीं बताया, कि प्रेशर कम होगा तभी जो फ्लूइड है या रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना कम प्रेशर होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए इवापोरेटर में जाने से पहले लिक्विड का प्रेशर हम कम कर देते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके। और कंडेंसर सॉरी कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, लिक्विड को कंप्रेस करके प्रेशर इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर फ्लूइड का ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट रिजेक्ट करता है फ्लूइड। ये जो दो टर्म है ना गाइस, इसको याद रखना बड़े अच्छे से। फिर से बता दे रहा हूं, हम थ्रॉटलिंग में या एक्सपेंशन में प्रेशर कम होता है, कम करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और सेम टू सेम कंप्रेसर हम क्यों लगाते हैं, कंप्रेसर इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा सकें। प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी तेजी से वो अपने अंदर से हीट रिजेक्ट करेगा। अगर नहीं किया तो अगर कंप्रेसर नहीं लगाया हम, तो कंप्रेसर इवापोरेटर से जो फ्लूइड निकलेगा वो कंडेंसर में जाएगा, और आप कंडेंसर में विद द हेल्प ऑफ वाटर या विद द हेल्प ऑफ एयर कितना ठंडा कर पाओगे गाइस। एक 4-5 साइकिल 4-5 बार रोटेट करेगा, उसके बाद कुछ काम ही नहीं करेगा आपका। तो जरूरी है ये दो टर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, मॉइस्चर इन द रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज रिमूव्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी ए बी सी। ड्रायर से, फिल्टर ड्रायर से, या डेजिकेंट से, इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस के हेल्प से आप रेफ्रिजरेंट के मॉइस्चर्स को रिमूव कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर द कमर्शियल आइस प्लांट। गाइस आइस प्लांट के लिए सबसे बेस्ट क्या है, ब्राइन, फेरॉन, एयर या NH3, अमोनिया सबसे बेस्ट, जल्दी बताइए। अमोनिया गाइस, अमोनिया हर जगह रेफ्रिजरेटर में अमोनिया 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 ही हम पढ़ते हैं, ज्यादातर अमोनिया ही प्लांट्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। घर वगैरह में अब रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो फिर R22 R23 सब बेस्ट होता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिटिंग इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर मेड ऑफ, जल्दी बताइए। अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो फिटिंग्स का यूज करते हैं वो कास्ट स्टील और फॉर्जिन का होता है, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, या एल्युमिनियम का होता है। चलिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कास्ट स्टील और फोर्जिंग के हेल्प से हम इसकी पूरी का पूरी बॉडी बनाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 14 आइए, लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, कूलिंग सब्सटेंस, ऑक्सिलरी रेफ्रिजरेंट या एब्जॉर्बेंट, जल्दी से बताइए। लिथियम ब्रोमाइड गाइस, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जब लिथियम ब्रोमाइड का साइकिल जब बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि लिथियम ब्रोमाइड का यूज हम एज अ क्या किसकी तरह यूज करते हैं। ऑप्शन डी, एब्जॉर्बेंट, ये एक तरीके का एब्जॉर्बेंट होता है लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंडेंसर एंड इवापोरेटर ट्यूब्स इन अ फेरोन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ, जल्दी से ये कौन सा ऑप्शन होगा 15 का। कंडेंसर और इवापोरेटर जो ट्यूब्स हम बनाते हैं इन फेरोन रेफ्रिजरेशन प्लांट में, वो स्टील का होता है, कॉपर का होता है, ब्रास का होता है, या एल्यूमिनियम का होता है। बी गाइस, कॉपर, ज्यादातर हम कॉपर का ही यूज करते हैं, ठीक है।
कोई भी रेफ्रिजरेटर, ज्यादातर रेफ्रिजरेटर, कोई भी रेफ्रिजरेशन प्लांट देखोगे ना तो कंडेंसर और इवापोरेटर जो पाइप्स वगैरह निकलती है वो कॉपर का ही हम यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, कॉपर में क्या एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी उसकी कम होती है, इजिली वो हीट को रिजेक्ट कर लेता है ना। वर्टिकल लाइंस ऑन प्रेशर एंथैल्पी चार्ट शोज कांस्टेंट। प्रेशर एंथैल्पी चार्ट शो में क्या क्या वर्टिकल जो लाइन है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जो है वो क्या शो होगा, टेम्परेचर लाइन होता है, एंट्रोपी लाइन होता है, टोटल हीट लाइन होता है या प्रेशर लाइन होता है? जल्दी से गाइस बताओ। गाइस टोटल हीट लाइन, टोटल हीट लाइन इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो वर्टिकल प्रेशर एंथैल्पी का चार्ट अगर आप देखोगे, प्रेशर और एंथैल्पी का चार्ट जब हमने देखा था, तो प्रेशर एंथैल्पी में जो स्ट्रेट वाली जो पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन थी, दैट इज टोटल हीट लाइन था, कितना हीट रिजेक्ट होता है या कितना हीट जो कि हमारा किसमें होता है, क्या बोलते हैं यार, थ्रॉटलिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। The coefficient of performance is the ratio of the refrigerant effect to the heat of compression, work done by compressor या enthalpy increase in compression। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो गाइस हम सीओपी क्या पढ़ते हैं, सीओपी का मतलब होता क्या है कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ऑप्शन जो डी है वही सही है। हीट कंप्रेशन, कितना हीट कंप्रेस हो रहा है या वर्क कितना हो गया, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग तो निकालते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सबसे सही है, तीनों का तीनों यूज होता है सीओपी में, ठीक है। मॉइस्चर इन फेरोन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कॉजेस, फेरोन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मॉइस्चर्स क्यों आ जाते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। मॉइस्चर आ जाते हैं बिकॉज फ्रीजिंग ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व, ठीक है, इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है गाइस, efficiency of Carnot engine is given as 80%. If the cycle direction be reversed, what will be the value of coefficient of performance of reverse Carnot cycle? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस जनरली दो रिलेशन हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। दो रिलेशन अगर ये पता होगा तो इसके हेल्प से हम आराम सॉल्व कर लेंगे। पहला जो रिलेशन है गाइस उसको ध्यान से देखो। पहला जो रिलेशन है दैट इज सीओपी ऑफ हीट पंप। सीओपी ऑफ हीट पंप is equal to 1 upon efficiency of heat engine। ये रिलेशन है सीओपी ऑफ हीट पंप और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये रिलेशन बहुत जरूरी याद करना, दैट इज 1 अपॉन 80% है तो 80% को लिख सकते हैं 0.8 और इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो वैल्यू आएगी 1.25, ठीक है, 1.25 आपकी आ गई, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। याद है नहीं फॉर्मूला, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का रिलेशन। सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो सीओपी ऑफ हीट पंप आप निकाल चुके हो 1.25 सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटरी तो आपको पता करना है प्लस 1। तो यहां से आपको निकल जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 0.25, है ना। तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिस डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। अब देखो गाइस क्या क्या प्रोसेस था, ऐसा हमारा साइकिल बनता है ना इस तरीके से, यही है ना साइकिल हमारा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से P1 प्रेशर के लिए और इसका सबका हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4, दिस इज पॉइंट 5 और ये जो डायग्राम किस पे बन रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, कैसे, टेम्परेचर एंट्रोपी कह लो, ठीक है, या फिर प्रेशर एंथैल्पी कह लो, या पीवी डायग्राम पे भी कह सकते हो, है ना। इस तरीके से बनता है हमारा जनरली। तो ये जो पॉइंट 1 से 2 पे जिसमें फेस मतलब टेम्परेचर होने से चेंजेस होने लगते हैं, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेटेंट हीट। तो ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, अब हम कूलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट होगा या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है। तो ये आप आ जाइए कहाँ पे, आप डायरेक्ट आ चुके हो गाइस एसी के क्वेश्चन पे। लीजिए आप आ चुके हो सेकंड चैप्टर जो हमारा एसी है उसके चैप्टर पे, और इसका डायग्राम ऐसे समझना है। तो गाइस साइकोमेट्रिक चार्ट की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। साइकोमेट्रिक चार्ट में ये मैंने साइकोमेट्रिक चार्ट बना रखा है। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन क्या बताता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या, कौन सी ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। और जो नीचे वाला लाइन है वो क्या बताता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। गाइस ड्राई बल्ब टेम्परेचर
क्लियर है? ये जो पॉइंट है, ये सब, ये लाइन क्या है? ये है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताएगा, या सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताता है। दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इधर आपका बताता है एंथैल्पी, है ना। इधर आपका बताता है हीट सेंस फैक्टर, क्लियर है। इधर बताता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। इसको एक्सटेंड करोगे इस साइकोमेट्रिक चार्ट। तो गाइस, ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस की बात किया जाए तो सेंसिबल कूलिंग में, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, पॉइंट ए पहले आता, फिर कूलिंग हो रहा है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। तो ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, सेंसिबल में मतलब टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखेगा, टेम्परेचर चेंज होता दिख रहा है, तो ह्यूमिडिटी क्या होगा? ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट गाइस। ऑप्शन ए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट। साइकोमेट्रिक चार्ट से आपको तुरंत बनाकर साइकोमेट्रिक चार्ट में देख लेना है। नाउ ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर, जल्दी बताइए, वेट बल्ब टेम्परेचर आर ए स्ट्रेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट, राइट साइड से स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन को ही हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। इस फिगर में समझते हैं, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ओके, ये वाली लाइन गाइस, ये वाली जो इस तरीके से होती है ना, दो लाइन होती है, एक थोड़ा सा 30 डिग्री पे होती है ना, और एक लाइन होती है हमारी 40 डिग्री पे, जो एंथैल्पी वाले पॉइंट को बताती है ना, जो एंथैल्पी वाले जाके स्केल पे टच करती है। एक होती है 30 डिग्री वाली, तो ये जो 30 डिग्री वाली लाइन है, यही है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर वाली लाइन, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको वेट बल्ब टेम्परेचर को नीचे एक्सटेंड कर दोगे फिर इस पॉइंट से, तो आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा, तो स्ट्रेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट साइड से, ठीक है, इस राइट साइड से डाउनवर्ड की ओर ज्यादा झुका हुआ, इस तरीके से एक इंक्लाइंड बनता है, दैट्स कॉल्ड द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन इन साइकोमेट्रिक चार्ट। क्लियर है? अगला बढ़ते, इफ एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट द ड्यू पॉइंट विल बी, जल्दी से बताइए, रिमेन द सेम, ठीक है। एयर हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी जब आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो ड्यू पॉइंट क्या रहेगा साइकोमेट्रिक चार्ट में? वापस चलते हैं, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट को देखो, जब आप ह्यूमिडिटी की वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो जो ड्यू पॉइंट, ये लाइन बताया था, ये सब लाइन क्या है? ड्यू पॉइंट की लाइन है। ड्यू पॉइंट भी तो चेंज नहीं होगा, ह्यूमिडिटी कम ज्यादा करोगे तब तो ड्यू पॉइंट कम ज्यादा होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन सी, द ड्यू पॉइंट रिमेन सेम, ठीक है। ऑप्शन सी सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एयर इज नॉर्मली डीह्यूमिडिफाइड बाई इंजेक्टिंग वाटर, हीटिंग, पासिंग स्टीम, कूलिंग। डीह्यूमिडिफाइंग मतलब क्या होता है गाइस? ह्यूमिडिटी, डीह्यूमिडिफाइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल से निकालना। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है? कैसे आप वाटर, आप स्टीम पास करोगे तो भी आप मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो, इंजेक्टिंग वाटर तो एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो तो भी ऐड हो रहा है। एक हीटिंग जो है वही डीह्यूमिडिफाइड करता है। तो 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, जो हीटिंग प्रोसेस से डीह्यूमिडिफिकेशन होते हैं, फ्लूइड वाले पार्ट, एयर की अगर बात कर रहा है तो गाइस कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी अभी अचानक ध्यान नहीं दिया, कंफ्यूज हुआ। ऑप्शन डी, कूलिंग इज योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 24 देखिए, इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर कॉमनली यूज्ड। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में सबसे मेन जो कॉमनली कौन सा फ्लूइड का हम जनरली यूज करते हैं? सी, अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन था वही है। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर्स ओनली, व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रेफर्स टू अस? गैस कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, क्या कहते हैं गाइस? जल्दी से ऑप्शन बताइए। ड्राई कंप्रेशन, ठीक है, ये याद रखना है। कंप्रेसर जनरली वेपर्स के साथ ही काम तो करता है, वेपर्स को ही तो कंप्रेस करता है। किस टाइप के वेपर्स? ड्राई कंप्रेशन टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर, कूलिंग मीडियम, फ्रीजिंग जोन, इवापोरेटर, किसके लिए होता है गाइस? बताइए जल्दी से। एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम लिक्विड, कूलिंग यही होता है कंडेंसिंग टेम्परेचर। क्या होता है जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा
गैस से टोटल लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसिंग टेम्परेचर, ठीक है, कंडेंसर में ही होता है। फॉर विच विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। फॉर एयर विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%, दिस, ये जो लाइन है 80 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो लाइन ऐसा कर्व बनता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बनाता है साइकोमेट्रिक चार्ट पे, है ना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ध्यान दो, देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये रहा, ये हमारा क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये जो लाइन टेढ़ी लाइन आती है वेट बल्ब देती है, और इससे पैरेलल लाइन जो इस पे टच करती है इस कर्व को, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर बी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन, गाइस फिगर में बना हुआ है, डायरेक्ट देख के बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इफ अ मास ऑफ मॉइस्ट एयर इन एन एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर देन, क्या होगा, 28, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस, ठीक है। कैसे, साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखिए, इफ द मास ऑफ मॉइस्ट एयर इन एन एयर टाइट वेसल इज हीटेड। अब मॉइस्ट एयर है, आप जब हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, जो एयर उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स है वो इवापोरेट हो जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या क्या, 1 kg या 1 kg ऑफ एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी ह्यूमिडिटी कम, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, ठीक है, ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू सबकूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या बोल रहा है, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड फॉर सब कूलिंग गाइस, इट इज यूज्ड फॉर सब कूलिंग, ठीक है, सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। गाइस पढ़ना तो पड़ेगा आपको विदाउट कि बहुत सारी चीजें हैं, बार बार मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और मैंने वीडियो इससे पहले क्यों बनाया है, ताकि आप वो सब चीजें देखें, एक बार उस चीजों को देखें उसके बाद ही इधर मूव करें तो आपके लिए भी ज्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूजुअल क्वांटिटी ऑफ फ्री एयर टेकन पर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है काफी बार बना हुआ है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट। तो वह यूजुअल क्वांटिटी ऑफ फ्री एयर टेकन पर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ये याद करके रखना है इसकी वैल्यू 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस एज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इस क्वेश्चन बगल में डायग्राम बना हुआ है, अपन उस डायग्राम को फोकस करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हुए बताइए, चलिए, साइकोमेट्रिक पढ़े होगे अच्छे से तो आप बता दोगे। बताइए 31 का आंसर। तो गाइस ऑप्शन बी, एयर बिकम ड्रायर। क्यों, खुद ही देखो फिगर में देखो, एयर बिकम ड्रायर। डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है गाइस, ये टेम्परेचर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, दिस, ये जो इस लाइन पे जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और यहाँ से जो कर्व लाइन जो आती है जो कि टच करती है इसको, जिसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस आप इंक्रीज करता जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एयर है वो ड्राई होते जा रहा है, ठीक है, एयर क्या होता जा रहा है, ड्राई होते जा रहा है, सो एयर बिकम ड्रायर। 32 क्वेश्चन देखिए, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं गाइस, देखो मैंने एक पॉइंट ये लिया इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लो ये मिला, और इसका वेट बल्ब टेम्परेचर मान लो मुझे ये मिला, ठीक है। एक पॉइंट और मैं नीचे लेता हूं, अब ये पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट का ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये रहा, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो बनेगा ये रहा, है ना। तो क्या हो रहा है, एयर बिकम मोर ड्राई, ठीक है। 32, द वेट ऑफ वाटर वेपर इन केजी कंटेन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर एट इट्स टोटल प्रेशर इज नोन एज, जल्दी से क्या होता है, जल्दी से बताइए,
vapor density guys, vapor density, the weight of water vapor, weight of water vapor guys, weight of water vapor, ठीक है, weight of water vapor kg content upon vapor mixture, ठीक है, vapor mixture is known as vapor density, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, dehumidification is the process of removing moisture from air with dry bulb temperature increasing, decreasing, remaining या फिर change in any direction। बताइए 33 का। तो ह्यूमिडिफिकेशन, अगर आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, ये मैं जब बना रहा हूँ साइको आपके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट, ये साइकोमेट्रिक चार्ज बनाया। डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब पहले दिस इज पॉइंट 1, ठीक है। डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब ये हमारा ह्यूमिडिटी पे जाता है ना, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, क्लियर है, ये पॉइंट 1 हो गया। और जब ह्यूमिडिटी कम होना वही तो हुआ डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालना, मतलब ह्यूमिडिटी कम होना। तो जब ये लाइन यहाँ से पॉइंट 2 पे आ गया, पॉइंट 2 पे आ गया, तो ये जो ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी के बारे में नहीं, यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना गाइस, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए, तो रिमेनिंग सेम, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला है स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर बाय पासिंग इट थ्रू चिलर, एयर कंडीशनिंग प्लांट या वॉशर। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यस, ओनली सी, वॉशर। Spray humidifying is the process of adding moisture to the air by passing it through washers, ताकि मॉलिक्यूल छोटे छोटे कण में बट जाए, पार्टिकल्स में बट जाए और इजीली एयर के साथ वो ज्वाइन हो सके, ठीक है। वॉशर सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारा कोई लिक्विड, मतलब जो फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाया था, ये हमारा जो ग्राफ बनता है ना, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्लियर है, और ये होता है हमारा वेपर, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए इस पॉइंट पे आ जाता है। इस पॉइंट पे आने के बाद जो उसका क्या कंडेंसिंग, ये जो टेम्परेचर कम हो रहा है, कंडेंसिंग चालू हो रहा है ना, तो यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाता है। that point, the change in difference between this point is known as dew point is the temperature at which, वो temperature, ठीक है, ये वाला पार्ट में वो temperature where condensation of steam is saturated। तो ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आ गया तो कंडेंसेशन प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, स्टीम में कंडेंसेशन एज वेल एज द स्टीम इज सैचुरेटेड एयर, मतलब सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में है। तो ड्यू पॉइंट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 36, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर टू द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मैक्सिमम मॉइस्चर। बताया था ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, दैट्स राइट, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम फाई से बताते हैं, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर अपॉन मॉइस्चर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर या सैचुरेटेड वेपर, फाई से दिखाते हैं। क्रायोजेनिक रेफर्स टू, क्रायोजेनिक रेफर्स टू, जल्दी बताइए। क्रायोजेनिक रेफर्स टू इंजीनियरिंग फील्ड concerned with क्या है, इक्विपमेंट इन द रेंज ऑफ -180 डिग्री सेल्सियस टू एब्सोल्यूट जीरो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन प्लांट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिसिटी, एयर रेफ्रिजरेटिंग, वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन या वोर्टेक्स ट्यूब। जल्दी बताइए। वोर्टेक्स ट्यूब, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, वोर्टेक्स ट्यूब, ठीक है। 38 का वोर्टेक्स ट्यूब सबसे सही है। कैसा ट्यूब? एक ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है, एक इस तरीके का ट्यूब होता है, इस तरीके का वोर्टेक्स ट्यूब होता है, क्लियर है, इस तरीके का वोर्टेक्स ट्यूब होता है। यहाँ से एयर लेता है और एक तरफ से गर्म हवा निकलती है, एक तरफ से ठंडा यहाँ निकलती है, ऑटोमेटिक हो जाता है ये, यहाँ पे थ्रॉटलिंग के कारण ऐसा हो जाता है ना। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं करती, ऑटोमेटिक हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है एयर लेकर, ठीक है। तो वोर्टेक्स ट्यूब सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। hermetically sealed unit implies, a hermetically sealed unit implies 39, ऑप्शन डी। कंप्रेसर एंड मोटर आर, ये कुछ टर्म्स ज्यादा टफ टर्म नहीं है, ये एक तरीके का है सीलिंग सिस्टम। ये जब हम पैक करते थे रेफ्रिजरेंट लीक ना हो तो उसको पैक करने के लिए कंप्रेसर और जो मोटर के जो सील में हम जो यूज करते हैं वही है हमारा ये जनरली, ठीक है। द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम विद इंक्रीज इन प्रेशर increases
इन लीनियर फॉर्म, रैपिडली फर्स्ट एंड देन स्लोली, स्लोली फर्स्ट एंड देन रैपिडली, इन एन यूनिवर्स फॉर्म। जल्दी बताइए सर। ऑप्शन बी सही है गाइस, इसका ऑप्शन बी, रैपिडली पहले तेजी से इंक्रीज होता है एंड देन स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है। इसका डायग्राम देखिए, सैचुरेशन टेम्प इस तरीके से, ठीक है, ये आपका बन जाता है सैचुरेटिंग वेपर लाइन, सैचुरेशन वेपर लाइन, और ये हो जाता है आपका टेम्परेचर। तो इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, फिर धीरे धीरे से स्लो होने लगता है, ठीक है। अगला है फीलिंग और डेकिंग इन अ कूलिंग टावर इंक्रीजेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ वाटर, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ एयर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो फीलिंग और डेकिंग ऑफ कूलिंग टावर इंक्रीजेस, ठीक है, कब ऐसा होता है? बिकॉज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपन यहाँ स्पीड पकड़ने वाले हैं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए। इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, फ्यूजन, इवापोरेशन या सब्लिमेशन। जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी इवापोरेशन, कूलिंग टावर पे किस वाटर इज कूल्ड बाय द वाटर को किस तरीके से ठंडा करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेट करके उसको एयर एंटर करता है कूलिंग टावर, फिर उसको अनसैचुरेटेड पॉइंट पे ले आता है, फिर ऑटोमेटिक इवापोरेशन चालू होता है। इवापोरेशन स्टार्ट होना मतलब कूलिंग इफेक्ट देना है, ठीक है। तो water by evaporating cooling can theoretically be cooled down to atmospheric temperature, air's dry bulb temperature, air's wet bulb temperature या air's dew point temperature। तो गाइस वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। वाटर बाय इवापोरेटिंग कूलिंग कैन थियोरेटिकली बी कूल्ड डाउन टू, जनरली ऐसे बात कर सकते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर, ओके, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल्ड is the adiabatic saturation of or wet bulb saturation। तो ये ऑप्शन सी, एयर वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है? नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्राइनेस, लेटेंट हीट, मॉइस्चर कंटेंट या कूलनेस ऑफ एयर। जल्दी से बताइए, अपन कितने बार तब से देख रहे हैं ये चीज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इंडिकेट द कितना मॉइस्चर कंटेंट है आपके उसमें, वही बताता है ना। ड्यू पॉइंट क्या होता है, हम क्या पढ़े थे ड्यू पॉइंट? कम होने से कारण क्या होता है हमारा, अभी हम ड्यू पॉइंट देखा था द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर विल बी मेन इंडिकेशन ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, का अच्छा क्वेश्चन। इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब वाटर का अमाउंट ऐड करना, ठीक है। जो भी एयर जा रहा है उसमें वाटर, कूलर का एग्जांपल, कूलर क्या करता है, हवा जब खींचता है और जब उसको फेंकता है तो उसमें वाटर जो छन्नी अगल बगल जो लगे रहते हैं उससे वाटर ऐड हो जाता है। तो इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? जल्दी से बताइए 45 का। ऑप्शन सी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, यस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीजेस। तो साइड वाला जो साइकोमेट्रिक चार्ट का साइड वाला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। ओके, 46 का देखिए, 46 क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट बिटवीन कंडेंसेशन टेम्परेचर ऑफ इतना एंड द इवापोरेटेड टेम्परेचर, condenser temperature is इतना and evaporated temperature is this, the Carnot coefficient of performance of cycle will be, guys टेम्परेचर की हेल्प से आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो? क्या होता है फॉर्मूला? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकालें? इसका फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ और आप डायरेक्ट सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। देखो सीओपी रेफ्रिजरेटर का सीओपी निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म्स में। तो क्या होता है, वर्क इनपुट से हमें डिजायर्ड जो चाहिए, डिजायर्ड हीट जो निकालना रहता है, यही होता है ना सीओपी का एक्चुअल मतलब। तो यहाँ पे सीओपी क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों का। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दैट इज टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी लोअर। लोअर जो नीचे वाला होता है यहीं से तो हीट निकालते हैं ना गाइज, ये मशीन हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, सिंक से ही तो निकलता है, तो लोअर से निकलता है, तो टी लोअर अपॉन वर्क डन का डिफरेंस, तो टी हायर माइनस टी लोअर, ठीक है। इसमें लोअर क्या है,
इन डिग्री सेल्सियस में है ना, तो इसको आप डिग्री सेल्सियस में ना रखकर तुरंत इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर ले, तो 27 डिग्री सेल्सियस को 273 से प्लस कर दोगे तो कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 300 कैल्विन के आसपास, 300 कैल्विन, और -23 डिग्री सेल्सियस को जब प्लस करोगे 273 से, तो ये हो जाएगा 250 कैल्विन। ओके, तो हाइयर ये लोअर वैल्यू पुट करो, सीओपी निकलेगी, और सीओपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, लीजिए एक और क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। इन द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4, सीओपी दिया है 4, देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वुड बी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा अगर सीओपी, तो जल्दी से बताइए एफिशिएंसी और सीओपी का रिलेशन। अभी हमने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन लगाया था, क्या लगाया था, सीओपी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है ना रिलेशन। तो एफिशिएंसी क्या फाइंड करना है, देन thermal efficiency of the Carnot cycle, तो efficiency is equal to 1 upon COP of Carnot cycle, that is 1 upon 4, है ना। तो ओके, देखिए क्या फॉर्मूला देखा था हमने, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन मतलब हीट इंजन का एफिशिएंसी निकालना है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सीओपी ऑफ हीट पंप, हो जाएगा। बट यहाँ पे कार्नोट रेफ्रिजरेटर का सीओपी दिया है, तो रिलेशन क्या होता है, इसका एक रिलेशन पढ़े थे ना, सीओपी ऑफ क्या था, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, ये फॉर्मूला याद है, तो अपन 1 अपॉन पुट कर सकते हैं 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो 1 अपॉन 1 प्लस कितना दिया है, 4 दिया है, 4 करो तो 5, 1 अपॉन 5, और इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन 5 को, तो 0.2 के आसपास आंसर आएगा, 0.2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ कार्नोट हीट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट इतना एंड इतना, इट्स सीओपी विल बी, बहुत सही। सेम क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, 277 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए कैल्विन में, 27 डिग्री ये हो जाएगा 300 कैल्विन। ठीक है, और ये हो जाएगा 277 में 273 आप प्लस कर दोगे तो 550 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, 550 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें टी हाई, ये हो गया टी हाइयर, ये हो गया टी लोअर। अभी हमने सीओपी देखा था, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी हाइयर, यस, टी हाइयर माइनस टी लोअर। सारी वैल्यू, टी लोअर की वैल्यू, टी हाइयर की वैल्यू, टी लोअर की वैल्यू पुट कीजिए और आपका इससे आंसर निकल जाएगा, और आंसर निकलेगा अप्रोक्सीमेट 2.2। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। हीट पंप इज अ डिवाइस विच क्या करता है, हीट पंप डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ऐसा कुछ करता है क्या, क्या करता है, जल्दी से बताइए 50 के क्वेश्चन का आंसर। हीट पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई क्या है, देखो ये है हमारा हीट पंप, ये होता है हमारा सिंक जिसका टेम्परेचर हुआ, ये होता है हमारा सोर्स। आप वर्क देते हो हीट पंप में, तब तो आपके कमरे से, या फिर अपने पंप की बात कर रहे हैं ना, हीट पंप, तो वर्क देते हो पंप में, तब तो जो नीचे का जो पानी होता है ऊपर आपके घर के टैंक में डालता है ना। और हीट की बात करें तो वर्क देते हो तभी तो हीट नीचे से लेकर ऊपर पहुंचाता है। तो क्या सकते हैं, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, वर्क दे रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, हीट पंप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 51, फॉर अ हीट पंप द सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी गाइस कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी में जो नॉर्मल एफिशिएंसी है उसका मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है हीट पंप के लिए। हीट पंप के लिए क्या क्या करते हैं, ये टी ए अपॉन टी एटमॉस्फेयर एयर और टी ओ। ठीक है, आपको खुद समझ के करना है। 51 का आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, दिस ऑप्शन से, ये ऑप्शन सबसे सही है, ऑप्शन है। क्यों है मैं अभी करके बताने वाला हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी इनटू 1 माइनस टी ओ अपॉन टी ए। क्लियर है, देखिए ये कैसे होगा ये देखना थोड़ा जरूरी है। देखिए यहाँ पे कार्नोट वाला थ्योरम का हेल्प लेते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये हो गया T1 सोर्स, ठीक है, तो ये Q1 इसके अंदर जा रहा होगा। ये हमारा हो गया कोई भी मशीन जिसमें आप वर्क दे रहे हो, और यहाँ से Q2 निकल रहा है क्योंकि ये सिंक जो है ये T2 टेम्परेचर पे है। देखो
फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी की हेल्प से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी की हेल्प से क्या है, रेफ्रिजरेटर है ना, सॉरी क्या क्वेश्चंस था, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन था फॉर हीट पंप, ओके पंप है तो पंप का एफिशिएंसी क्या होगा, पंप की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क दे रहे हो पहले तो वर्क लिख लो और डिजायर्ड क्या चाहिए आपको, पंप क्या करता है, हीट पंप नीचे से ऊपर भेजता है, हमारा डिजायर्ड ये होता है ना ये पार्ट, तो Q1 ये लिखते हैं। और सेकंड लॉ एफिशिएंसी लिखा जाए, सेकंड लॉ एफिशिएंसी अगर इसका लिखा जाए और जनरली COP लिखा जाए, ठीक है, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल का, इन रिवर्सिबल की बात की है तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका T1 अपॉन T1 माइनस T2, T1 ये डिजायर्ड अप वर्क T1 माइनस T2 ये कर दिया। तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी और सेकंड लॉ एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सीओपी इन रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, फॉर कार्नोट साइकिल ये टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया हमारा, ये हमारा हीट और वर्क के टर्म्स में है, ठीक है। अब देखो ओके इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं गाइस, कैसे कर सकते हैं उसको, सेकंड नहीं, दिस इज नॉट अ सेकंड, और फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी और हीट पंप है ना, हीट पंप में भी, पंप को भी हम सीओपी से ही डिनोट करते हैं, तो इसको हम एफिशिएंसी को सीओपी लिख सकते हैं Q1 अपॉन W फॉर एक्चुअल, और रिवर्सिबल के केस में टेम्परेचर के टर्म्स में इस तरीके से बन जाएगा। तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल सीओपी अपॉन सीओपी ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए Q1 अपॉन W अपॉन T1, T1 माइनस T2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो बनेगा वो हो जाएगा Q1 अपॉन W विच इज इक्वल टू T1 माइनस सॉरी इनटू, इसको ऊपर चला जाएगा तो T1 माइनस T2 हो जाएगा अपॉन T1 हो जाएगा, और इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन W इंटू 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। तो ये Q1 अपॉन W क्या है, यही तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी इनटू 1 माइनस T2 अपॉन T1। चलिए ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है, तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी 1 माइनस TO अपॉन TA, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला देखिए 52 क्वेश्चन देखिए कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इतना, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दिया हुआ है, इफ साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स्ड कर दें देन सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज, इससे पहले ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है गाइस, देखा जाए तो देखो एफिशिएंसी दिया है 75%, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, दैट इज एफिशिएंसी हो जाएगा 0.75, ये होता है ना कार्नोट की एफिशिएंसी, साइकिल बना के देख लो ना, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज इंजन T2, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 अभी जस्ट हमने निकाला था T2 अपॉन T1 इंजन का, है ना, तो ये हो गया, तो यहाँ से आप T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 0.25, है ना, और इसको लिख सकते हो आप T2 इज इक्वल टू 0.25 T1, एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, उसके बाद आप क्या कर सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट, और उसके बाद ये तो एफिशिएंसी का खेल, एफिशिएंसी की हेल्प से T2 और T1 का रिलेशन निकाल लिए। नाउ सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल, सीओपी से देखते हैं, तो सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल अभी हमने सीओपी निकाला था T1 अपॉन T1 माइनस T2 किया था ना, तो यहाँ पे क्या करना है, T1 की वैल्यू को T1 ही रहने दीजिए, ठीक है, T1 माइनस T2 की जगह पे पुट कर देता हूं, अभी जो हमारा आया है 0.25 T1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से COP की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 1.33, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 53 देखिए, 53 का क्वेश्चन कह रहा है गाइस, a refrigerator system works on second law, refrigeration system works on second law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law, यार second law of thermodynamics पे ही तो रेफ्रिजरेटर हमारा बना था, याद करो पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर सेकंड लॉ पे ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स में जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सिर्फ बताता है कि भैया हीट जो होता है वो हायर से लोअर ट्रांसफर होता है, यही बताया था। सेकंड लॉ में आकर हमने मशीन्स की डेवलप की थी, मशीन्स की डेवलप करेंगे तभी तो रेफ्रिजरेटर का डेवलप करेंगे, सेकंड लॉ याद रखना है, ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, what happen to the COP to a heat pump when the temperature difference between the source and the sink is decreased, COP of heat pump अभी हमने निकाला था, that is T1 minus T2,
ठीक है, ये सिंक का टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर है, तो ये डिफरेंस का क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द सीओपी ऑफ हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सिंक विल डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज होगा तो सीओपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी इंक्रीजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 1.5, अ कार्नोट हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन अ रूम एट 30 डिग्री सेल्सियस, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस, इफ द पावर रिक्वायरमेंट for the pump is 1220 kilowatt, what is the heat pump, what is the heat pump in kilowatt to the room। ठीक है, जनरली यहाँ पे कितना हीट निकल रहा है वो बता आपको निकालना है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस पूरा पूरा हमारा थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बनाता हूं मैं, ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट पंप, दिस इज Q2, this is Q1 because this is T1, okay, and this is T2। ये वर्क आप दे रहे हो, तो देखो इसमें ये अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, इसको सिस्टम मान लूं, तो वर्क और Q2 अंदर आ रहा है, तो वर्क प्लस Q2 को मैं एक साथ रखता हूं विच इज इक्वल टू Q1। तो यहाँ से वर्क आपका दिया हुआ है 20 किलोवाट पावर रिक्वायरमेंट दिया है ना, वर्क यही तो है, पावर मतलब वर्क 20 किलोवाट दिया गया है। तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस वर्क 20, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया जाए। ठीक है, नाउ क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से, क्लॉसियस इनइक्वालिटी के हेल्प से Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 लिख सकते हैं, दिस Q1 अपॉन T1 एंड Q2 अपॉन T2, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का इक्वेशन थर्मोडायनेमिक में पढ़े थे हमने। ठीक है, लिख सकते हैं। Q1 हमें पता नहीं, ठीक, Q1 हमें Q1 की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो Q1 अपॉन T1 दिया 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 303 केल्विन हो जाएगा, 273 प्लस कर दीजिए 2, ठीक है, ये हो जाएगा 303। ठीक है, ओके, ये सोर्स है ना, ये सोर्स में हीट ऐड हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, तो हमने इसको प्लस में रखा, और सिंक CO2 हीट निकल रहा है, तो इसको अपन माइनस, इक्वल टू नहीं, अपन इस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्म में इज इक्वल टू 0 वाले में। ठीक है तो माइनस Q2 की वैल्यू भी हमें पता Q1 माइनस 20 अभी जस्ट हमने निकाला, अपॉन T2 को गाइस अपन क्या करते हैं, कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा नहीं निकलेगा, तो Q2 वाले को माइनस 5 डिग्री मान लो एज्यूम कर लेते हैं, तो इससे हमारा 273 में प्लस कर दीजिए, हो जाएगा 268 केल्विन, और इसको पुट कर दीजिए, बताऊंगा आगे कि क्यों लिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया। इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, Q1 अपॉन 303 माइनस Q1 अपॉन 268 माइनस 20 अपॉन 268 चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 268, इसको Q1 ले लो यहाँ से। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 303 इंटू 20 अपॉन माइनस 35। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपकी 173.14 किलोवाट के आसपास आपको Q1 की वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन दिख रहा है 173, 174 ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसका स्नैपशॉट वगैरह देख सकते हो। क्लियर है, और ट्राई करो कुछ क्वेश्चन को खुद से करने के, बहुत ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो हैं ट्राई करो, और नहीं बनता है तो हमसे जरूर पूछना कमेंट करके, तो मैं बताऊंगा। सब यही थर्मोडायनेमिक और जितनी चीजें मैंने बताए हैं ना थर्मोडायनेमिक में, इसलिए गाइस मेन रीजन आरएसी पढ़ाने का यही था कि थर्मोडायनेमिक से पूरा का पूरा रिलेट करता है आरएसी। थर्मोडायनेमिक पहले आप पढ़िए, उसके बाद आरएसी पढ़ने आइए, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज आप फंसोगे। क्लियर है, ऐसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी नहीं बता रहा हूँ, ये जो 2-3 है मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ, इसका आंसर आप मार्क कर लेना। ठीक है, 156 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन 1 टन, 1 टन में कितना हीट निकल जाता है, यही तो मतलब होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद आता है 58 वाटर बाय इवापोरेटिंग कूलिंग कैन थियोरेटिकली बी कूल्ड डाउन टू एयर वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आया था। ठीक है, what happens to the COP of heat pump when the temperature difference between the source and sink increases, COP decreases, अभी COP अभी बताया था
उस टाइम पे सीओपी कम हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो रहा था, इस टाइम सीओपी डिक्रीज। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आगे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर द वर्क रिक्वायर्ड बाय हीट पंप। हीट पंप के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, वर्क डन ऑफ हीट पंप रिवर्सिबल इज लेस देन वर्क डन ऑफ हीट पंप इरिवर्सिबल। क्लियर है? तो रिवर्सिबल is always less than work done of heat pump of irreversible, because irreversible में एक हमारा एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है, जनरेशन, एंथैल्पी जनरेशन वाला टर्म। ठीक है, फिर आते हैं वाटर बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग कैन थ्योरेटिक। फिर से क्वेश्चन वही वाला आ गया। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लगाओ आप। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आप स्नैपशॉट लेके लगा सकते हो और ट्राई करो निकालने का। ठीक है, तो चलिए गाइस, काफी लंबा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया पढ़ाते पढ़ाते और आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम एचएमटी चालू करेंगे और एचएमटी को कोशिश करूंगा 2-3 लेक्चर में खत्म करके फिर इसी तरीके से खूब सारे न्यूमेरिकल्स लगाने की। चलिए मिलते हैं।